डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज के इस वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को एक एक करके हम देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है, किस प्रकार लघुत्तम समापवर्तक को ज्ञात करते हैं। इसके बाद फिर क्या है कि अगर दो संख्या दी हुई है तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है उन दोनों के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है, तो इसे किस प्रकार जांच करना है उन सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से देखेंगे। तो आइए सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा और लसा किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा और लसा ज्ञात करें तथा जांच करें कि मसा गुणे लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो इसको करना क्या है, तो सबसे पहले क्या है, कौन विधि से बनाना है हमको, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि 26 और 91। तो 26 और 91 का सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यानी यहाँ 26 का निकाल रहे हैं, तो 26 का कितना से लगेगा अभाज्य गुणनखंड, तो क्या है कि 2 से लगेगा। अब 2 से लगेगा तो कितना आएगा, 2 13 26, यानी 13 दूना 26। फिर यहाँ कितना से लगेगा, 13 से, 13 एकम 13। अब जब यहाँ शेषफल 1 बच गया, इसका मतलब आगे इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलेगा। अब इसको क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देना है। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 गुने 13। अब एक तो लिखाएगा नहीं क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब इसके बाद इसका निकालना है। 91 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा, तो 7 से 13 7 91, फिर 13 से तो 13 एकम 13। इसमें भी क्या आ गया, शेषफल 1 आ गया। तो 1 आ गया, इसका मतलब इसके आगे अब अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलेगा। तो इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, यानी 7 गुने 13। अब क्या करना है, हमको निकालना है मसा यानी HCF और LCM निकालना है। तो HCF का मतलब क्या हो गया, HCF यानी मसा क्या बताए थे कि दो संख्याओं को कौन सबसे बड़ी संख्या विभाजित कर रही है। तो इसमें देखना क्या है कि जो संख्या मिलती है दोनों में, उसमें से देखना है कि सबसे छोटा घात किसका है। क्या बताए कि दोनों में मिलना चाहिए। HCF कौन होगा कि जिसका अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो वो दोनों में क्या है कि कौन कौन संख्या मिल रही है। तो इसमें देख रहे हैं कि 2 जो है से दोनों में नहीं मिल रहा है, 7 दोनों में नहीं मिल रहा है, तो कौन मिल रहा है, 13 मिल रहा है। तो 13 मिल रहा है, 13 तो लिख दिया, लेकिन एक चीज़ और डिसाइड करना है कि जो दोनों में संख्या मिल रही है उसमें पावर किसका छोटा है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर इसका पावर 3 रहता, इसका पावर 2 रहता, तो छोटा वाला को लिखते हम, यानी 13 का पावर 2 लिखते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ दोनों का पावर सेम है, तो यानी क्या करना है, केवल एगो लिख देना है। तो 13 क्या हो गया, HCF हो गया। ये आंसर हो गया। अब इसके बाद LCM निकालना है। LCM कैसे निकलेगा, तो जो दोनों में मिलता है, यानी 13 दोनों में मिल रहा है, में बड़ी घात वाली संख्या लिखेंगे। HCM में क्या देखे थे कि जो मिलता है उसमें पावर छोटा किसका है, और LCM में क्या है कि जो दोनों में मिल रहा है उसमें पावर बड़ा किसका है। तो इसमें तो दोनों का पावर सेम है, तो यानी क्या करेंगे, एक ही वो लिखेंगे। अब इसके बाद अब देखना है कि दोनों तरफ में क्या है, इसके गुणनखंड में कौन बच गया। तो इसके गुणनखंड में 2 बच गया है, तो 2 को भी लिख देना है। इसके गुणनखंड में कौन बच गया, 7 बच गया है, तो यानी 7 को भी लिख दिया। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करने पर कितना आएगा, 63 91 दूना कितना होता है, 182। ये हो गया आंसर। अब इसके बाद क्या निकालना है, तो जांच करना है कि मसा गुने लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मसा गुने लसा, ठीक है, मसा गुने लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब क्या करना है, तो मसा कितना आया है, तो मसा माने HCF कितना आया है, 13 गुने लसा कितना आया है, तो 182। ठीक है। और ये दोनों संख्या, तो दोनों संख्या कौन कौन था, 26 और 91। तो 26 और 91। अब क्या करना है, इसको दोनों को गुना करके देख लेना है कि दोनों तरफ बराबर आता है या नहीं। तो यहाँ 26 में 91 से गुना करते हैं। ठीक है, 26 में 91 से, तो 26 से कम 26, 26 नमा कितना होता है, 234, 6 6 23, यानी कितना हो गया इधर में 23 66। अब इसको गुना करके देख लेते हैं
कि 182 में कितना से करना है, 13 से। 13 दूना 26 और 13 8 104 और 13 एकम 13, तो 6 6 3 2 कितना आ गया, 23 66, यानी दोनों तरफ बराबर आ गया। तो ये हो गया LHS बराबर RHS, ये हो गया जांच। यानी दोनों तरफ क्या है कि दोनों तरफ बराबर संख्या आनी चाहिए, तब ये जांच हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 96 और 404। अब 96 का क्या करेंगे, सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से कितना आ जाएगा 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। अब तो 1 आ गया। अब इसको फिर क्या करना है, इसको गुणनखंड के रूप में लिख देना है। क्या है कि 2 गुने 2 कितना है, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। फिर उसके बाद 3 है। इसको किस तरह से लिखेंगे, तो 2 का पावर कितना, 1 2 3 4 5, इतना लिख दिया। और फिर 3 तो अकेला है। अब इसके बाद क्या करना है, 404 का निकालना है। तो 404 के यहाँ निकालते हैं। तो 404 के कितना होगा, 2 से लगेगा 202, फिर 2 से लगेगा 101, फिर कितना से, अब 101 से ही लगेगा 1 मरतबे। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसको लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 101। फिर इसके बाद क्या है, 2 का पावर कितना हो जाएगा 2 और 101 रह गया। अब हमको निकालना क्या है, HCF। तो HCF बराबर क्या होगा, इधर में देख रहे हैं कि दोनों में कौन मिल रहा है। HCF का मतलब क्या देखना है कि अभाज्य गुणनखंड में देखना है कि जो दोनों में मिल रहा है। तो दोनों में कौन मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो इसमें छोटा कौन है, यानी किसका पावर छोटा है। तो इसका पावर 5, इसका पावर 2 है। तो जिसका पावर छोटा है वो लिखाएगा HCF में। अब ये तो काम ख़त्म हो गया। अब इसके बाद फिर क्या है कि अब और कोई मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है। तो जब नहीं मिल रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। 2 को 2 बार लिखेंगे, यानी 2 दूना कितना हो गया 4, ये आंसर हो गया। फिर LCM में क्या देखना है कि जो दोनों में मिलता है उसमें बड़ी कौन है। तो दोनों में तो 2 मिला, तो 2 को लिख दिया। इसमें बड़ी कौन था, किसका पावर बड़ा था, ये 5 का, 5 लिख दिया। अब इसके बाद फिर क्या देखना है कि जो दोनों तरफ बच गया है, लिखने के बाद अब इसमें कौन बच गया। तो इसमें 3 का पावर 1 बच गया है, और इधर में कितना 101 का पावर 1 बच गया है। ठीक है, अब इसको गुना कर देना है। गुना करने पर कितना आएगा, देखा जाए 2 को 5 बार गुना करेंगे 32, फिर 3, फिर कितना हो जाएगा ये 101। अब इसको गुना करेंगे 32 से 96, तो 96 कम 96, यानी 96 यही आ गया 9696। ये हो गया HCF और ये हो गया LCM। अब इसको क्या करना है, जांच कर लेना है। तो जांच किस तरह से करना है, तो बोल रहा है क्या कि मसा गुने लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पहली संख्या, ठीक है, गुने दूसरी संख्या। यहाँ पर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, या इस प्रकार लिख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर मसा कितना है, मसा आया है 4, और लसा कितना है, तो लसा आया है 96, यानी 9696। पहली संख्या कितना है, तो 96, और दूसरी संख्या कितना है 404। अब इसको गुना किया जाए। इसको गुना करेंगे कितना होगा, 6 चौके 24 और 9 चौके 36 और 2 38, फिर 6 चौके 24 और 3 27, फिर बचे कितना 2, तो 9 चौके 36 और 2 38, इतना आ गया। अब इधर भी क्या करता है, इधर भी गुना करके देख लेते हैं। जैसे 404 में हमको 96 से गुना करना है, तो 6 चौके 24 हो गया, फिर 6 चौके 24 हो गया, 9 चौके 36, फिर 9 चौके 36, तो 4 6 2 8 4 3 7, 6 2 8 3 का 3, कितना आ गया 3 8 7 8 4, यानी दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर आ गया। तो LHS बराबर RHS, यही हो गया जांच। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है। अब एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है, इसमें क्या है, इसमें 3 संख्या दी हुई है, तो इसका मासा और लसा किस प्रकार निकलेगा। तो अभाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर 20 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, कितना होगा 2,
10, फिर 2 5 हो गया, फिर 5 से 1 मरतबे। अब यहाँ पर कितना हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुने 2 गुने 5, यानी 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 1। अब यहाँ 24 का निकालते हैं, 24 के कितना होगा, तो 2 से 12 दूना 24, फिर 2 से 6 दूना 12, फिर कितना होगा 2 से तो 3 दूना 6, फिर 3 से तो 3 एकम 3। इसका अभाज्य गुणनखंड किस तरह लिखेंगे, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2 के पावर कितना हो गया 3 और 3 का पावर 1। अब इसका कितना 36 का निकालना है, तो 36 को निकालिए, तो 2 से कितना हो जाएगा 18 दूना 36, और फिर 2 से लगेगा तो 9 दूना 18, फिर 3 से लगेगा तो 3 तिया 9, फिर 3 से लगेगा 3 एकम 3। अब तो समाप्त हो गया। तब इसको अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब यहाँ पर देखना है कि 2 कितना बार लिखा हुआ है, 2 बार, तो इसका पावर 2, 3 भी 2 बार, तो इसका पावर 2। अब क्या करना है हमको, इन तीनों संख्याओं से मसा निकालना है, यानी HCF। तो HCF में हम क्या बताएं, देखना है कि तीनों में कौन मिल रहा है, तीनों में मिलना चाहिए। क्या है इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। तो इसमें 2 है तो 2 तो लिख दिया, जो तीनों में मिला उसको हम एगो लिख दिया। अब यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि जो तीनों में मिल रहा है उसमें से छोटा पावर किसका है। तो इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, तो 3 और 2 है, तो इसमें छोटा पावर कौन है, 2 वाला है, तो 2 इसका लिख दिया, छोटा पावर वाला लिख दिया, तो 2 दूना कितना हो गया 4। ये हो गया आपका HCF। अब LCM कैसे निकलेगा, LCM किस प्रकार बनाना है, तो इसका हम क्या बताएं कि जो सब में मिलेगा उसमें बड़ा पावर होना चाहिए। तो इसमें 2 मिल रहा है सब में, तो 2 में सबसे बड़ा पावर किसका है, तो 3 वाला है, तो यहाँ 3 वाला लिख दिए। और कोई मिल रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 5 सब में नहीं मिल रहा है, ठीक है। 3 यहाँ देख रहे हैं कि 3 दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ 3 तो 2 जगह है, तो इसमें बड़ा वाला कौन होगा, तो बड़ा वाला कौन है कि इसका पावर बड़ा है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो बड़ा वाला पावर 2 हो गया। अब बच गया कौन, तो अब तो इसमें कुछ नहीं बचा, 2 लिखा ही गया, 3 लिखा ही गया, इसमें भी 2 लिखा गया, 3 लिखा गया, इसमें 2 लिखा गया लेकिन 5 नहीं लिखाया है, तो 5 को लिखना है, तो जो बच गया वो यहाँ पर लिखा जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, 2 के 3 बार गुना करेंगे कितना होगा 8, और 3 के 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 5 तो 1 बार रहेगा, तो कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, 40 × 9 कितना होता है 360। ये हो गया आंसर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन वो किस प्रकार आएगा उसे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि यदि लसा 306,657 बराबर 22, 33, 8, तो मसा 306,657 निकालें। अभी हमने जांच किया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो उसके महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें वही दिया हुआ है कि लसा दिया हुआ है दोनों संख्याओं का, यानी LCM दिया हुआ है और HCF निकालना है। तो इसको लिखना किस प्रकार है, उसी प्रकार लिखेंगे कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, मसा गुने लसा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि पहली संख्या कितना दिया हुआ है 306, तो 306 लिख दिया, गुने दूसरी संख्या कितना है 657 है। अब यहाँ पर गड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट में जो दिया हुआ है ये दोनों संख्याओं का लसा दिया हुआ है और फिर यही दोनों संख्याओं का मसा निकालना है, यानी ये दोनों संख्या दिया हुआ है, यानी दोनों सेम रहेगा। तो पहली संख्या को 306 लिख दिया, दूसरी संख्या को 657 लिख दिया। अब इसमें कहता है कि मसा निकालें, तो यानी मसा को कुछ नहीं करना है, इसको तो निकालना ही है, और गुने लसा, तो लसा कितना दिया हुआ है देखिए, तो लसा कितना दिया हुआ है, तो 22, 33, 8, यानी 22,338। अब करना क्या है, हमको मसा निकालना है। तो जब मसा निकालना है तो ये तो चलाएगा इसके नीचे, तो यहाँ पर मसा बराबर का लिख देंगे, मसा बराबर ये कितना है 306 गुने 657 बटा में कितना, तो 22, 33, 8। यहाँ पर हम डायरेक्ट काट भी सकते थे, ठीक है, या इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि इसको ऊपर में जो गुना में है चलाएगा बट्टा में। अब यहाँ से देखते हैं क्या ये कटता है या नहीं, तो यहाँ से ये लगता है कि ये कटेगा। जैसे यहाँ 22, 33, 8 में क्या कर रहे हैं,
जैसे 306 से हम लगाते हैं तो 3 छक 18, 3 सत 21, 7 मरतब लग जाएगा तो 7 छक 42 और 3 सत 21, ये 1 बच गया, 13 से 4 गया 9 बच गया, ये तो कट गया, ऊपर से 8 उतरा। अब यहाँ पर क्या है कि 6 तिया 18, 3 तिया 9 हो जा रहा है, यानी 3 मरतबे में ये कट गया। तो यहाँ इस सिक्के काटे तो कितना आ गया 73। अब 73 से इसको काटते हैं तो देखा जाए 3 नमा 27 और कितना हो जाएगा 7 नमा 63 और 2 65, ये तो लगता है पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो यानी HCF कितना आ गया, मासा बराबर कितना हो गया 9, यही हो गया आंसर। अब इसको इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यदि मसा 306,651 बराबर 7 तो लसा 306,651 ज्ञात करें। अभी हमने क्या देखा कि वहाँ पर दो संख्याओं का लसा दिया हुआ था, यानी लघुत्तम समापवर्त दिया हुआ था। अब यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त क्या है ज्ञात करना है, और क्या दिया हुआ है, इसका महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है। सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या, तो दोनों का मासा गुने लसा। अब यहाँ पर क्या देखना है, पहली संख्या कितना दिया हुआ है 306 और दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है 651। अब इसका मासा कितना है, तो मासा दिया हुआ है कितना दोनों संख्याओं का 7, तो यहाँ 7 लिख दिया मासा के नीचे। अब लसा पता नहीं है तो लसा निकालना था, यानी लसा को इसी तरह से लसा लिख दिया, यानी LCM उसी तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर लसा निकालना है तो लसा बराबर लिखेंगे, तो ये है कितना, तो 306 गुने 651, और जो गुना में 7 है कहाँ चलाएगा, बट्टा में। अब ये देखना है इसके कटता है या नहीं, तो 7 चौके 28 बच गया, 2 26, तो 7 से 26 नहीं कटेगा। अब इसमें देखते हैं तो 7 नमा 63, ठीक है, फिर बचे कितना 2 21, तो 7 21। अब देखिए यहाँ 7 से ही 93 मरतबे कट गया। अब क्या करना है, इसको गुना कर देना है, तो 306 में क्या करेंगे 93 से गुना, तो 6 तिया 18, 3 तिया 9, 9 छक 54, 9 तिया 27, 8 हो गया, 5 हो गया, 9 5 14, 8 2 कितना आ गया, तो 28,458, ये हो गया LCM। अब इसके बाद जो है अभाज्य गुणनखंड से संबंधित एक और क्वेश्चन रहता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए उसको देखते हैं। जैसे जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n के अंत में 0 आ सकता है। क्वेश्चन ये समझना है कि यहाँ संख्या दिया हुआ है, n का मतलब क्या है, यहाँ पर प्राकृत संख्या, यानी इसका पावर प्राकृत संख्या लिखना है। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या, यानी जो 1 से शुरुआत होता है और अनंत तक जाता है। तो यानी n का मान कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, आप जितना भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या करना है, प्राकृत संख्या ही लिखना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, n बराबर हम यहाँ लिख देंगे। n बराबर कितना लिखें, जैसे मान लें कि 1 2 3 4, अब इतना से ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, इतना बहुत काफ़ी है। आप 3 तक भी लिख सकते हैं, 2 तक भी लिख सकते हैं। तो हम चलिए 4 तक लिख करके बताते हैं। अब देखना है क्या कि इसके अंत में 0 आता है कि नहीं। कहने का मतलब इसका पावर अगर जितना रहेगा उतना बार अगर इसको 6 को गुना करेंगे तो गुना करके गुणनफल जब आएगा तो क्या उसमें अंत में 0 आ सकता है, यानी इकाई अंक 0 आ सकता है या नहीं। जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे 2 की पावर 4 है तो इसको 2 के हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसका तो गुणनखंड निकलेगा नहीं, केवल तो 2 रहेगा। तो इसको गुना करने पर क्या है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो इसका इकाई अंक पर हमको 0 लाना है। तो क्या देखना है कि अगर 6 का पावर अगर हम प्राकृत संख्या रखते हैं और उसको गुणनखंड निकालते हैं तो गुणनफल प्राप्त होने के बाद अंत में 0 आएगा कि नहीं, तो ये समझना है। तो n बराबर हम प्राकृत संख्या लिख दिया। अब यहाँ 6 का पावर n है, तो यानी 6 का पावर n, तो पहला में क्या है 1 है, 6 को हम 1 बार लिख दिया। अब यहाँ पर देखना है कि इसको गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो गुणनखंड निकालेंगे तो 6 का गुणनखंड कितना होता है, तो 2 तिया 6, तो यानी 2 गुने कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या है कि 6 के पावर 2 रखते हैं, तो 6 को 2 बार लिखेंगे, तो इसका गुणनखंड कितना होगा 2 गुने 3, फिर इसका भी कितना होगा तो 2 गुने 3। अब यहाँ 6 को हम 3 बार लिखेंगे, यानी पावर 3 लिखते हैं, तो इसका गुणनखंड निकालेंगे तो पहले तो इसको 3 बार लिख दिया। इसका गुणनखंड क्या होता है 2 गुने 3, फिर इसका होता है 2 गुने 3, फिर इसका भी होता है 2 गुने 3।
फिर एक बार और लिखते हैं 6 का पावर 4 यानी 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, 4 बार लिख दिया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 2 गुने 3, फिर 2 गुने 3, फिर 2 गुने 3, फिर 2 गुने 3। अब इसके बाद ये देखना है कि क्या इसका अंत गुना करेंगे तो अंत में 0 आएगा या नहीं। कहाँ से आएगा, तो 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, तो 6 को 6 से गुना करेंगे, 6 छक 36, फिर अंत में इकाई में कितना आएगा। जैसे देखिए 2 को 3 से गुना किया तो 6, फिर 2 को 3 से गुना किया तो 6, फिर 2 को 3 से गुना किया तो 6, इसी तरह से आ रहा है ना। तो 6 छक 36 हो गया, इसका अंत में 6 आया। फिर इसमें क्या है 6 है, तो इसको गुना करेंगे तो 216 यानी 6 आया। तो यानी अंत में क्या है, अंत में 0 नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि कब आएगा, तो किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 संख्या शामिल है तब उसका क्या होगा, उसके पावर n के लिए वो अंत में 0 आएगा। जैसे देखा जाए इसमें कि अगर इसमें इसके गुणनखंड में क्या है 2 और 5 रहता, तो जैसे 2 और 5 रहता था, 5 दूना कितना हो जाता 10, तो 10 है तो लास्ट में 0 आया ना। तो कहने का मतलब यही था कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कितना होना चाहिए, 2 और 5 का होना जरूरी है। अगर 2 और 5 नहीं, केवल 2 है, फिर भी उसके अंत में 0 नहीं आ रहा है। अगर केवल 5 रहेगा तो भी उसके अंत में 0 नहीं आएगा। तो अंत में 0 करने के लिए क्या होगा, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना जरूरी है। तो इसलिए क्या लिखेंगे हम कि 6 के पावर n के अंत में अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2 तो है लेकिन 2 के अलावा क्या है, 2 के अलावा 5 नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 के साथ साथ क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। इसलिए क्या होगा कि 6 के पावर n के अंत में 0 नहीं आ सकता है। ठीक है, यही जांच करना था। तो इस प्रकार हमने अभाज्य गुणनखंड से उसका मस और लस तथा दोनों के बीच क्या है कि मस और लस के गुणनफल और दोनों संख्याओं के गुणनफल के जो बराबर होता है उसको हमने करके देखा, उसको जांच किया। इसके अलावा फिर और क्या है, इस प्रकार जो क्वेश्चन पूछता है इसे भी हमने हल किया। अब इसके बाद एक पार्ट और आएगा वास्तविक संख्या का, जिसमें हम लोग परिमेय संख्या की पहचान, परिमेय संख्या से संबंधित क्या है कि दशमलव प्रसार को देखेंगे और उसे प्रमेय है कि अपरमेय है उन संख्याओं को हम जांच भी करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।